नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपनी हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी अपने, और उसमें लास्ट की जो क्लास थी उसमें अपने सेकंड जो चैप्टर है राजा, किसान और नगर, इसकी चर्चा अपने की थी। देखो, अपने इस चैप्टर में अपने आरंभिक राज्य है, महाजनपद काल है, मगध महाजनपद महत्वपूर्ण क्यों हुआ, इसके अलावा मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, इन सारी बातों पर अपने चर्चा लास्ट की क्लास तक हो चुकी है। आज अपने बात करेंगे भैया इसी चैप्टर के आगे के टॉपिक। देखो, आज अपने बात करेंगे मुख्य रूप से दक्षिण के राजा और सरदार। इसके अलावा जो दैविक राजा थे वो क्या होते थे, जैसे कुषाण शासक, ये कुषाण कौन थे। इसके अलावा गुप्त साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्त्रोत, और इसके बाद में अपने बात करेंगे सुदर्शन झील। इन टॉपिक्स के ऊपर भैया आज की क्लास में अपनी चर्चा की जाएगी। तो देखो भैया, सबसे पहले बात करते हैं अपने दक्षिण के राजा, दक्षिण के राजा और सरदार। देखो, दक्षिण का मतलब हो गया अपने भारत की दक्षिण दिशा। ये हो गया भैया अपना कौन सा भारत, दक्षिणी भारत। मुख्य रूप से मतलब इस साइड का ये क्षेत्र, यहाँ अपने श्रीलंका है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया अपने तीन राज्य थे। एक का नाम था अपने चेर, दूसरा था भैया चोल, और तीसरा था अपने पांड्य, ठीक है। इन्हीं को कहते हैं अपने दक्षिण के राज्य। और यहां पर था आपके एक नया ही वंश, अलग ही वंश, जिसका नाम था सातवाहन वंश। तो अपने जो टॉपिक है उनमें अपने मुख्य रूप से इन तीन वंशों की, इन तीन साम्राज्यों की अपने बात करेंगे। तो देखो भैया, चेर, चोल और पांड्य ये कहां पर थे, अपने दक्षिण भारत में थे। दक्षिण भारत का मतलब हो गया केरल, तमिलनाडु, और अपने जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, यहां पर ये थे तीनों साम्राज्य। क्लियर है। आपके चेर, चोल और पांड्य जो है वो कौन से क्षेत्र में थे, दक्षिण भारत में थे। और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से आपके केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहां पर ये साम्राज्य फैले हुए थे। और इन तीनों को विस्तृत रूप में, या इन तीनों को भैया अपने उस समय शॉर्टकट में क्या कहा जाता था, तमिलकम कहा जाता था। मतलब ये जो तीनों राज्यों का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते थे, अपने तमिलकम कहते थे। और इन तीनों ही राज्यों में कौन से वंश थे, अपने चेर, चोल और पांड्य। और ऊपर था आपके, इनके ऊपर पश्चिमोत्तर साइड में अपने महाराष्ट्र के अंदर था भैया सातवाहन वंश, जिसका संस्थापक था अपने सिमुक। ध्यान रखना, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, सिमुक। अब अपने बात करते हैं भैया इन तीनों वंशों की, कौन कौन से। पहला वंश तो आता है अपने चोल वंश, दूसरा था अपने चेर वंश, और तीसरा था अपने कौन सा वंश, पांड्य वंश। इन तीनों की अपने बात करते हैं। देखो भैया, चोल साम्राज्य की बात करें तो चोल साम्राज्य जो था वो कहां पर था, अपने दक्षिण भारत में था। और दक्षिण भारत में मुख्य रूप से यह किसके अंतर्गत आता था, तमिलनाडु का जो क्षेत्र था उसके अंतर्गत आता था। देखो, ये कहां पर था, दो नदियां थी जिनका नाम था पेनार और वेलारू। इन दोनों नदियों के संगम पर यह क्षेत्र था, या इन दोनों नदियों के मध्य के अंदर का जो क्षेत्र था, साम्राज्य था, वो कौन सा था, चोल साम्राज्य था। और इसकी देखो सबसे पहली जो राजधानी थी वो थी उत्तरी मंदलूर, और बाद में इसकी राजधानी क्या बन गई थी, तंजौर बन गई थी। हालांकि इतना आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैं आपको कुछ एडवांस ही बता रहा हूं। फिर दूसरा साम्राज्य आता है भैया आपके चेर साम्राज्य। ये था भैया अपने केरल में, ठीक है, केरल में था। और यह इन तीनों साम्राज्यों में सबसे प्राचीन साम्राज्य था। चेर, चोल और पांड्य, इन तीनों में सबसे प्राचीन कौन सा था, चेर साम्राज्य था। और इसकी जो राजधानी थी वो थी भैया अपने वांजी, वांजी या कुरुवर जिसको अपने बोलते हैं। तीसरा साम्राज्य आता था भैया आपके पांड्य।
देखो पांड्य साम्राज्य था, ये भी अपने दक्षिण भारत में तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहां पर था, और इसकी जो राजधानी थी भैया, पहली राजधानी तो इसकी थी कोलची, और बाद में इसकी राजधानी बन गई थी कौन सी, अपने मदुरै। मदुरै देखो, आपको लास्ट जो क्लास हुई थी उसमें अपने मौर्य साम्राज्य की बात की थी। मौर्य साम्राज्य में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगस्थनीज, जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इस मेगस्थनीज ने भैया सबसे पहले इस मदुरै शहर का क्या किया है, उल्लेख किया है। क्वेश्चन पूछ ले कि वह पहला विदेशी इतिहासकार कौन था जिसने मदुरै का उल्लेख किया है, तो वह कौन था, अपने मेगस्थनीज। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया, ये तीनों साम्राज्य तो हो गए, इन तीनों साम्राज्य के बारे में अपने को जानकारी किससे मिलती है, तो इन तीनों साम्राज्य की भैया अपनी जानकारी जो है वो किससे मिलती है, अपने तमिल ग्रंथों से मिलती है। तमिल ग्रंथ जो है इन्हीं को अपने क्या कहते हैं, संगम साहित्य कहते हैं। जो तमिल ग्रंथ है इन्हीं को क्या कहा जाता है, संगम साहित्य कहा जाता है। अब ये संगम साहित्य है क्या, देखो भैया, संगम साहित्य में अपने कह सकते हैं कि जो तमिल कवि थे, इन तमिल कवियों ने 3 सम्मेलन हुए थे, और उन तीनों सम्मेलन के अंतर्गत इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसी को अपने क्या कहते हैं, संगम साहित्य। क्लियर है। तमिल जो कवि थे, इन तमिल कवियों के द्वारा जो संगम साहित्य लिखा गया या जो सम्मेलन में जो साहित्य लिखा गया उसी को क्या कहेंगे, संगम साहित्य। किसके द्वारा लिखा गया था, तमिल कवियों के द्वारा। कितने सम्मेलन में, 3 सम्मेलन में, और उसी को क्या कहते हैं, संगम साहित्य। और इनसे हमें किन के बारे में जानकारी मिलती है, चोल, चेर और पांड्य। क्लियर है। दूसरी बात आती है भैया ये सरदार। सरदार क्या होते हैं, देखो भैया, एक तो होते हैं राजा और एक होते हैं सरदार। इनमें क्या डिफरेंट है वो देखो। सरदार और राजा, देखो भैया, अपने 3 साम्राज्य की अपने बात कर ली, चेर, चोल और पांड्य। तीनों अलग अलग है, तीनों ही कौन सी दिशा में है, अपने दक्षिण भारत में है। अब देखो भैया, इन जो क्षेत्र होते थे, ये चेर, चोल, पांड्य, ये जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों का एक व्यक्ति जो होता था वो मेन व्यक्ति होता था, जो क्या करता था, उस क्षेत्र का क्या करता, नेतृत्व करता था, और उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं, अपने सरदार। तो तीनों जो क्षेत्र थे, तीनों साम्राज्य थे, उन तीनों साम्राज्य में अलग अलग सरदार थे। चेरों के अलग सरदार है, चोलों के अलग है, पांड्य जो वंश है इनके सरदार अलग थे। अब ये सरदार जो है वो राजा नहीं होते थे, राजा से नीचे होते थे। इनका पद जो होता था वो राजा से नीचे होता था। क्यों, क्योंकि राजा जो होता था उसका साम्राज्य विस्तार होता था, विशाल साम्राज्य के वो स्वामी होते थे। जबकि ये जो क्षेत्र है वो कैसे थे, छोटे क्षेत्र थे। तो यहाँ पर जो शासन करते थे या इन क्षेत्रों का जो नेतृत्व करते थे उनको क्या बोलते थे, सरदार बोलते थे। तो अब सरदार के बारे में भी आप कुछ चीजें अपने जान लेते हैं। देखो, सरदार जो होता वह क्या करता था, उसका प्रमुख कार्य होता था युद्ध का क्या करना, नेतृत्व करना। युद्ध का नेतृत्व करना, या मान लो 2 पक्षों के मध्य संधि करवाना, या 2 पक्षों के मध्य मध्यस्थता करवाना, किसी अनुष्ठान का आयोजन करना, ये प्रमुख कार्य किसके थे, सरदार के। देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सरदार के प्रमुख कार्य कौन से होते, तो ध्यान रखना। और सरदार का जो पद होता था वो वंशानुगत भी हो सकता था और वंशानुगत नहीं भी हो सकता। वंशानुगत का मतलब बाप हो गया, बाप के बाद में कौन बनेगा, बेटा, फिर इसका बेटा, इस प्रकार से ये सिस्टम क्या हो गया, वंशानुगत। तो सरदार का पद कई जगह पर अपने को देखने को मिला है कि सरदार का पद कैसा होता था, वंशानुगत होता था। और कई स्थानों पे ऐसे भी देखने को मिला है कि सरदार का पद वंशानुगत नहीं होता था। दूसरी खास बात, सरदार जो होता था भैया, उस सरदार के पास में स्थायी सेना नहीं होती थी, स्थायी सेना नहीं होती थी। और यह अपने क्षेत्र के जो लोग होते थे, जैसे मान लो इस क्षेत्र का सरदार हो गया, यह क्या करता, अपने क्षेत्र के लोगों से भेंट प्राप्त करता था और उस भेंट को क्या करता, अपने ही लोगों में फिर बांट देता, अपने जो परिवारजन या अपने जो शुभ चिंतक होते थे उनके अंदर बांट देता था। भेंट में अपने कुछ भी मान लो, अपने
फल फूल वगैरह, सामग्री वगैरह, पशु वगैरह, जानवर वगैरह, कुछ भी अपने जो जनता द्वारा उसे प्रदान की जाती। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर सरदार और राजा में अंतर क्या हुआ, ये भी राजा की तरह काम कर रहे हैं। अंतर सीधा सा ध्यान रखना भैया, यह तो क्या लेता था, भेंट, और भेंट जो होती है वो अपने उपहार स्वरूप होती है, जबकि राजा जो होता है वो क्या लेता है, राजस्व वसूल करता है, कर लेता है राजा। मतलब ये टैक्स नहीं लेता, ये टैक्स लेता था, पहली बात। दूसरी बात, राजा के पास में क्या होती थी, स्थायी सेना होती थी, जबकि सरदार के पास में स्थायी सेना नहीं होती। क्लियर है अपने फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं भैया, अपने दैविक राजा ये क्या होते हैं। देखो भैया, अपने देखो दैविक राजा का मतलब क्या हो गया कि देवता के समान राजा, या ऐसा राजा जो अपने को किसके समान समझता हो, देवता के समान या देवतुल्य समझता हो, उसे क्या कहते हैं, दैविक राजा। देखो भैया, यह प्रथा जो है वो सबसे पहले चीन में अपनाई गई थी। चीन के जो शासक थे उन शासकों द्वारा ये दैविक राजा की प्रथा अपनाई गई थी। चीन के शासक जो थे वो अपने को क्या कहते थे, स्वर्ग पुत्र कहते थे, स्वर्ग पुत्र। फिर चीन से ही एक कबीला अपने भारत में आया था, उनका नाम था भैया कुषाण, और इन कुषाणों ने भारत में आकर जो शासन किया या जो वंश चलाया उसी का क्या नाम था, कुषाण वंश। तो अपने भारत में यह प्रथा जो है वो दैविक राजा वाली प्रथा किसने चलाई थी, कुषाण वंश के शासकों ने चलाई थी। देखो इस कुषाण वंश का जो पहला शासक था उसका नाम था कुजुल कडफिसस, ध्यान रखना इसको, कुजुल कडफिसस। यह कुषाण वंश का पहला शासक था, और सबसे मेन जो शासक था कुषाण वंश का वह था कनिष्क, जिसने 78 ईस्वी से लेकर 101 ईस्वी तक क्या किया था, शासन किया था। अब यह कुषाण वंश के जो शासक थे वो अपने को क्या कहते थे, दैविक राजा कहते थे। वे अपने को देवतुल्य मानते थे, देवपुत्र कहते थे। इनके बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है कि ये अपने को देवपुत्र कहते या देवता तुल्य मानते, तो इनके बारे में अपने को जानकारी मिलती है भैया, इनके द्वारा जो सिक्के निकाले गए या इनके द्वारा जो अभिलेख खुदाए गए, इनके द्वारा जो सिक्के हैं, इनके जो अभिलेख है, इनकी जो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों पर, इनके सिक्कों पर इनकी उपाधियां लिखी हुई है। समझ गए। देखो जैसे कि अपने बात करें कुषाण वंश के शासकों की उपाधियों की, देखो इन कुषाण शासक जो थे, इन कुषाण शासकों ने अपने क्या बनाए थे, मंदिर बनाए थे, और उन मंदिरों को क्या कहते थे, देवकुल कहते थे। कुषाण वंश के जो राजा थे उन्होंने अपने क्या बनाए, मंदिर बनाए कि हमें भी देवता के समान पूजा जाए, इसलिए उन्होंने क्या बनाए, अपने मंदिर बनाए, और उन मंदिरों को क्या कहते थे, देवकुल कहते थे। जैसे अपने ये मंदिर कहां से मिले हैं, मुख्य रूप से यूपी से और अफगानिस्तान से। यूपी में भैया एक क्षेत्र पड़ता है अपने मथुरा के पास में माठ, इस माठ में भैया अपने कुषाण शासकों का क्या मिला है, यह देवकुल मिला है। इसके अलावा अपने अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां से भी इन कुषाण शासकों के क्या मिले हैं, देवकुल मिले हैं, जहां पर इनको देवता के समान पूजा जाता था, इनकी मूर्तियां बनाई जाती थी। और इन मूर्तियों को बनाने का या इनका मंदिर के रूप में इनको तैयार करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि कुषाण शासक जो है इनको देवतुल्य साबित किया जाए, अर्थात ये देवता के समान है। और कुछ कुषाण शासक तो ऐसे भी है जिन्होंने देवपुत्र की क्या ली थी, उपाधि ली थी। देवपुत्र का मतलब देवताओं का पुत्र। क्लियर है। तो ये क्या हो गया भैया, अपने दैविक राजा और कुषाण शासक। इसके बाद बात करते हैं भैया अपने गुप्त साम्राज्य की। देखो कुषाण काल हो गया, कुषाण काल के बाद में अपने अगला जो साम्राज्य आता था वो आता था गुप्त साम्राज्य। देखो हालांकि पिछले लास्ट ईयर जो अपने आरबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस था उस सिलेबस में इसके ऊपर डिटेल से चर्चा की हुई है, डिटेल से अपने पढ़ाया हुआ है, लेकिन अपने यहाँ पर इसके बारे में शॉर्टकट में दिया हुआ है तो अपने उतनी ही चर्चा करेंगे। देखो भैया गुप्त साम्राज्य, इसका कालक्रम जो था वो था अपने 275 ईसा से लेकर 550 ईस्वी तक। मतलब 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारत पर जिस महान साम्राज्य का शासन रहा वह कौन सा था, अपने गुप्त साम्राज्य। देखो इस साम्राज्य की थोड़ी मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। यह सबसे पहला जो शासक था इसका वह कौन था,
श्रीगुप्त था। पहला शासक कौन था? श्रीगुप्त था। इसका मतलब गुप्त वंश के साम्राज्य की नींव किसने डाली? श्रीगुप्त ने डाली। यह गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक नहीं था, यह क्या था? संस्थापक था। गुप्त साम्राज्य की नींव इसी के द्वारा डाली गई थी, या पहला शासक यही था। इसके बाद में भैया इसका पुत्र जो है वो घटोत्कच, वह शासक बनता है। और इसके बाद में शासक बनता है चंद्रगुप्त फर्तम, जिसने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया। देखो क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त। अगर क्वेश्चन आ जाए गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त फर्तम। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने जो उपाधियां धारण की थी वो उपाधि थी महाराज की, जबकि जो स्वतंत्र शासक होता है वो महाराज की उपाधि धारण नहीं करता, वह उपाधि धारण करता है महाराजाधिराज। और महाराजाधिराज की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त फर्तम ने। यह वही चंद्रगुप्त फर्तम है भैया जिसने 319-320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। मतलब गुप्त संवत चलाने वाला शासक भी कौन था? चंद्रगुप्त फर्तम ही था। इसके बाद में शासक आया था भैया अपने समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली, सबसे महान, सबसे ताकतवर शासक माना जाता है। इसने शासन किया था भैया 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक। इसके बाद में शासक आया था अपने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको अपने इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में शासक बना था अपने कुमारगुप्त। इसके बाद में शासक आया था भैया स्कंदगुप्त। ये मेन शासक थे। इनके बाद में कई छोटे मोटे शासक और आए और 550 ईसा में यह साम्राज्य जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। विष्णुगुप्त जो था वो गुप्त वंश का अंतिम शासक था। एक प्रकार से बात करें भैया, यह भारत का एक विशाल साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य के बाद में अगर दूसरे साम्राज्य की अपने चर्चा करें तो वह साम्राज्य कौन सा था? गुप्त साम्राज्य ही था। अब बात करते हैं कि इस गुप्त साम्राज्य के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है। तो देखो भैया गुप्त साम्राज्य के बारे में अपने को जानकारी कहां से मिलती है? एक तो जो विदेशी अपने यहाँ पर आए थे, विदेशी यात्री, जैसे इत सिंह, ये श्रीगुप्त से भी पहले आ गया था, श्रीगुप्त से भी बहुत पहले आया था, इसने भी अपनी जानकारी दी है। इसके अलावा अपने फायान सबसे मेन व्यक्ति जो किसके समय आया था? अपने चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, इससे अपने को जानकारी मिलती है। इसके अलावा गुप्त काल के जो सिक्के हैं, गुप्त काल के जो अभिलेख हैं, उनसे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या मिलती है? जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इसी गुप्त साम्राज्य के दौरान भैया एक नई फटा प्रारंभ हो गई और उस फटा का नाम है अपने सामंतवाद। ये आपके टॉपिक है, पिछली बार क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एक बार कि सामंतवाद क्या होता है। देखो भैया गुप्त साम्राज्य के दौरान क्या होता, जो योग्य व्यक्ति होते, जो अपने पावरफुल व्यक्ति होते, शक्तिशाली व्यक्ति होते, या जिन्होंने अपने साम्राज्य के लिए या शासन के लिए कोई अच्छा कार्य किया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको क्या करते थे? ये गुप्त राजा कुछ भूमि दान में दे देते थे। किनको? किसी व्यक्ति को। कौन देते थे? राजा। क्या? भूमि दान में दे देते थे और वहां पर ये क्या करते थे? अपना शासन चलाते थे और उसी भूमि से जो संसाधन प्राप्त होते थे उनसे ये जीवन बसर करते, इस एक प्रकार से मतलब शक्तिशाली जीवन यापन करने लग गए थे। उसी भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता उसी को भी यही रखते थे। एक प्रकार से उस भूमि की जो न्यायिक व्यवस्था थी उसका भी संचालन इन्हीं सामंतों के द्वारा किया जाता था और यह फटा क्या कहलाती है? सामंतवाद। सामंत कौन होते थे? राजा से जस्ट नीचे होते थे भैया। राजा के द्वारा किसी को भूमि दान में दी जाती है, जिस व्यक्ति को, वह व्यक्ति सामंत हो गया और उसके द्वारा जो व्यवस्था अपनाई जाती उसको क्या कहते? सामंतवाद। क्लियर है? ये जीवन यापन कैसे करते? स्थानीय संसाधनों से जीवन बसर करते, राजस्व वसूल करते और धीरे धीरे ये क्या फिर हो गए? पावरफुल हो गए। और कुछ सामंत तो ऐसे भी थे जिन्होंने क्या किया? राजाओं की हत्या करके स्वयं क्या बन गए? राजा बन गए। ऐसे सामंत भी अपने उदाहरण देखने को मिलते हैं। क्लियर है? एक टॉपिक और आता है भैया अपने इसी गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत, पर्याग प्रशस्ति। देखो अभी अपने चर्चा की थी ना कि गुप्त साम्राज्य के बारे में अपने को जानकारी कहां से मिलती है, इसी का ये टॉपिक है। अपने में भूल गया था। गुप्त साम्राज्य भी अपनी जानकारी कहां से मिलती है? गुप्त काल के जो सिक्के हैं,
गुप्त काल के जो अभिलेख है, गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं, गुप्त काल में जो विदेशी यात्री आए थे उनके द्वारा, या जो प्रशस्तियां हैं उनके द्वारा। तो यात्री में अपने इत सिंह है, अपने फायान है। और प्रशस्ति की बात करें तो एक प्रशस्ति है जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग भैया अपने इलाहाबाद में है, जिसका अब तो नाम प्रयागराज कर दिया है। तो वहां पर यह प्रशस्ति लिखाई गई है। किसके समय लिखवाई गई? समुद्रगुप्त के समय लिखवाई गई थी। समुद्रगुप्त का भैया एक राजकवि था जिसका नाम था हरिसेन। इस हरिसेन के द्वारा संस्कृत भाषा में यह प्रशस्ति लिखवाई गई है। और यह है क्या? प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त जो था उसकी आत्मकथा है, उसकी जीवन की कथा है। क्लियर है? इसी राज प्रशस्ति में अपने समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का, उसके द्वारा की गई विजयों का, उसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां है उनका उल्लेख किया गया है। तो ये था भैया अपने गुप्त साम्राज्य और उसकी जानकारी के स्रोत। अब एक पॉइंट और अपने देख लेते हैं, सुदर्शन झील। हालांकि इसके बारे में देखो आपकी बुक में डिटेल से नहीं है सुदर्शन झील के बारे में, लेकिन इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है और बहुत बार क्वेश्चन पूछाता है कि सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण किसने करवाया था, कहाँ करवाया था, किस प्रकार से करवाया था। देखो भैया ध्यान रखना, सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण जो है वो कौन से वंश के समय हुआ था? मौर्य वंश के समय हुआ था। और मौर्य वंश का शासक था भैया अपने चंद्रगुप्त मौर्य। इसके द्वारा इस झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था। मतलब शासक ये था, राजा ये था, और निर्माण करवाया किसने था भैया? अपने जो सौराष्ट्र प्रांत था, सौराष्ट्र जिसको वर्तमान में अपने महाराष्ट्र कहते हैं, इस सौराष्ट्र प्रांत का एक गवर्नर था जिसका नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। इसके द्वारा इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था। पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इस झील का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया। कौन सी नदियों के संगम पर? दो नदियां हैं भैया, एक का नाम है सुवर्ण सिक्ता और दूसरी नदी है उसका नाम है प्लासिनी। इन नदियों के संगम पर इस झील का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। इसके बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य ने इस सुदर्शन झील का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। और कहां पर? गिरनार, गुजरात। क्लियर है? इस झील का निर्माण तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो गया था, लेकिन बाद में समय समय पर इस झील का बांध टूटता गया और इस झील की फिर पुनर्निर्माण भी या पुनर्मरम्मत भी करवाई गई। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में इसकी अशोक जो था, अशोक के समय मरम्मत करवाई गई थी। फिर इसके बाद में अपने कुमारगुप्त जो है उसके समय भी इसकी पुनर्निर्माण करवाया गया था। स्कंदगुप्त के समय भी इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। तो अपने को इतना ध्यान रखना है, सुदर्शन झील जो है इसका निर्माण किसके समय किसने करवाया था। और जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है? रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। तो आज की क्लास में भैया इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चर्चा करेंगे। ओके, दैट्स